हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी साइंस अध्याय प्रथम रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम समझने वाले हैं जो अध्याय के प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले इससे 5 वीडियो जो ऑलरेडी बन चुके हैं, ये 6वां वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं मैं आपको पहले बता दूं। इस वीडियो में हम जो अध्याय के प्रश्न हैं, प्रश्न के उत्तर हैं, हमें जो प्रश्न मिला है उसका उत्तर समझने वाले हैं अच्छे तरीके से। जो पेज नंबर, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का बुक खोल लीजिए, वहाँ पर आप पेज नंबर 6 पे जाइए। आपको वहाँ पर जो प्रश्न मिल रहा है उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। वो प्रश्न इस भांति है, वाई में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसी तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे और इसी प्रश्न का आज मैं आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फाइनली पेज नंबर 11 पे भी ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, पेज नंबर 15 पे भी आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। तो जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर मिल रहे हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है मैं एक वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर जो आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अब पेज नंबर जो 6 हमारा है उस पर हम आ चुके हैं। ठीक है, जो हमारा प्रश्न है पहला, उसे आप ध्यान से समझिए। प्रश्न हमारा पहला कह रहा है कि समझिए आप, यहाँ पर प्रश्न पहला कह रहा है वाई में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा प्रश्न बनता है कि वाई में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ध्यान से समझिए, इसका आंसर मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान समझिएगा, आप ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, जैसे कि सोडियम और कैल्शियम की तरह। जैसे सोडियम और कैल्शियम मतलब Na और Ca जो भी क्रियाशील धातु है, उसी भाव से मैग्नीशियम भी एक क्रियाशील धातु है। यह लिखा है, जब यह खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बना लेती है, MgO का परत बना लेती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इक्वेशन आपको दिया हुआ मिल रहा होगा। ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम है और वायुमंडल से आया हुआ ऑक्सीजन, दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के बाद यहाँ आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत बन जाती है, जिसके कारण से जो मैग्नीशियम का जो रिबन है वो जलता नहीं है। तो उसको जलाने के लिए क्या करते हैं हम, कभी रेगमार से या रेत पेपर से उसे हम साफ कर देते हैं। आगे क्या प्रश्न में लिखा हुआ है उत्तर में मैं आपको बताऊं, ध्यान समझिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफ़ी स्थिर होती है। ठीक है, ये परत काफ़ी स्थिर होती है, क्योंकि अगर जो इसे हम हटाएं ना तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता, मैग्नीशियम रिबन जल ही नहीं सकता। और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। मतलब ऑक्सीजन के साथ जब हम पूरा प्रक्रिया कराते हैं इसकी, क्योंकि जलाने का प्रतिक्रिया ऑक्सीजन, क्योंकि जब भी कोई चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलती है, और फिर जलाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो जलती नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही ऑक्साइड की परत चढ़ चुकी है। ठीक है, इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर, ध्यान समझिएगा, या तो हम रेत पेपर लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं रेगमार्ग। आप नोट कर लीजिए, कहीं पर रेगमार्ग भी लिखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेगमार्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप लिखिए रेत पेपर द्वारा साफ किया जाता है या आप रेगमार द्वारा साफ किया जाता है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि जो अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के रूप में किया जा सके। ठीक है, अब बात आती है, बच्चे पूछते हैं सर रेगमार्ग क्या है। भाई रेगमार्ग क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ साधारण शब्दों में। जब आपका कभी साइकिल चला रहे हो, साइकिल पंचर होता है, तो पंचर बनवाने के लिए जब जाते हो तो क्या करता है साइकिल वाला, क्या करेगा, फाइनली उस साइकिल के जो टायर होगा उसको, उसके ट्यूब को खोलेगा, उसके बाद उसको रगड़ना चालू करता है कटे हुए भाग को। तो जो रगड़ने के लिए जो चीज़ वो यूज करता है उसी को कहा जाता है रेगमार्ग। ठीक है, तो फाइनली आपको शायद रेगमार्ग समझ में आ ही गया होगा। तो प्रश्न जो पेज संख्या 6 है उसके प्रश्न दूसरे पर हम लोग आते हैं। तो प्रश्न हमारा जो दूसरा है उसे ध्यान से समझिए। लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, इनको संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, जिसमें से हाइड्रोजन क्लोराइड बना हुआ है। ठीक है, सेकंड जो हमारा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, जिससे मिलकर के बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना हुआ है। थर्ड जो हमारा है सोडियम प्लस जल का रिएक्शन हुआ, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आपको बनता हुआ मिल रहा है। फिर इसका जो सोल्यूशन है आप ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए, जैसे लिखा हुआ यहाँ
हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का प्रतीक H2 होगा और यहाँ लिखा है क्लोरीन जिसका प्रतीक Cl2 होगा। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा HCl, क्योंकि जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो वहाँ पर हमें उसके अणुओं को लिखना पड़ता है, उसकी मोलैरिटी लिखनी पड़ेगी, कितना कितना मोल्स लिया गया। यहाँ दिख रहे होंगे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर उसको बैलेंस करने के लिए हमने आगे 2 लगा दिया। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा जो हो गया। सेकंड जो हमारा है लिखा है बेरियम क्लोराइड। भाई बेरियम का फॉर्मूला बेरियम कहते हैं Ba को, क्लोराइड के लिए Cl2 होगा, क्योंकि बेरियम पे चार्ज +2 का होता है, तो यहाँ बेरियम क्लोराइड आपको मिल रहा हो। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड को क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइज। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, अब दोनों के बीच का रिएक्शन होगा तो आयन एक्सचेंजिंग होता है। ठीक है, जिसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये इसको रिप्लेस कर देता है, दोनों आपस में आ जाते हैं, तो BaSO4 बन जाता है और AlCl3 बन जाता है। ठीक है, क्योंकि Cl3 क्यों बना, Cl2 नहीं बना, क्योंकि Al पे जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है +3 का है, तो चार्ज का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अगर जो आप चार्ज का एक्सटेंशन मतलब जो बदलाव होता है, अगर जो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक करके आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा हमारा जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि भाई सोडियम प्लस जल का रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पर आपको मिला है, जल यहाँ पर मिला है, H2O मिल रहा है। जब दोनों को जल को हम तोड़ेंगे, जैसे H2O ये होता है, ठीक है, H2O को जब हम तोड़ते हैं तो पता है H और OH माइनस में टूटता है। ठीक है, तो OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब H2O को हम तोड़ते हैं तो H और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक, तो H और OH माइनस में डिसोसिएट हो तो Na जो होगा वो OH के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो NaOH यहाँ मिल जाता है जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे और हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस करना है भाई, तो 2 सोडियम है, 2 सोडियम बैलेंस कर दिया। OH यहाँ पर है तो भाई इसको जब तोड़ोगे HOH तोड़ोगे यहाँ पर, ठीक है, और HOH तोड़ोगे यहाँ पर, तो 2 OH मिल रहा है ना, तो यहाँ 2 OH आपको फाइनली मिल जाता है और दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से इसको बैलेंस किया। प्रश्न संख्या तीसरे पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या जो हमारा तीसरा उसे ध्यान से समझें आप, समझ में आपको आसानी से आएगा। जो तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। जी हाँ, जो प्रश्न दिया है उसे ध्यान से समझिए। प्रश्न में कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। जी हाँ, आप प्रश्न देखिए ध्यान से। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, ठीक है, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, ठीक है, ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो भाई आयन का एक्सचेंजर होता है। भाई Ba+2 चार्ज होता है, यहाँ Ba पर +2 चार्ज होता है, SO4 पे -2 चार्ज होता है, दोनों का आयन जब चेंज होगा तो BaSO4 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो NaCl यहाँ से निकल जाता है, BaSO4 और NaCl यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ अब चार्ज को बैलेंस करने का बात आई तो भाई 2 यहाँ लगा दो, बाकी बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने देखा और यहाँ पर जैसा कि आपको पता था कि भाई यहाँ सफ़ेद अवक्षेप बना रहा है कौन, बेरियम सल्फेट, तो ये बेरियम सल्फेट सफ़ेद अवक्षेप बना रहा है। शायद आपको याद भी होगा जब मैंने आपको अवक्षेपण अपक्रिया पढ़ाया था तो वहाँ मैंने इस बात को आपको बता भी दिया था। ठीक है, फाइनली जो सेकंड हमारा है वो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है विलेट जल में, ठीक है, विलेट जल में हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले विलयन जल में से अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है। ठीक है, अब ये क्या रिएक्शन है इसे ध्यान से समझिए आप। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं फिर ध्यान समझिए। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर मिल रहा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा हो जिसे HCl कहते हैं। जब दोनों आपस में एक्सचेंजन करेंगे, जब चेंज करेंगे तो यहाँ बनेगा NaCl और H2O। बहुत ईजी दिख रहा है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये लिख देना। भाई ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको जब समीकरण लिखेंगे तो यहाँ एक्वस एक और सॉलिड और ये एक्वस जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये जरूरी है, अगर जो ये नहीं लिखेंगे तो आपका जो संतुलित रासायनिक समीकरण जो कि कह रहा है यहाँ पर वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी होता है कि उसकी अवस्था लिखना, तो यहाँ आप उसकी अवस्था को जरूर लिखिएगा। तो फाइनली हमें हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो प्रश्न उसके बाद बढ़ते हैं कि फाइनली तो पेज नंबर जो हमारा 11 है इसमें जो प्रश्न दिया गया उसे ध्यान से समझिए। प्रश्न पहला है, इसमें 2 ही प्रश्न हैं, आप अध्याय को जाकर देखिए, NCERT पढ़ रहे हैं उसमें आपको पूरा मिलेगा। भाई पहला प्रश्न जो है उसे ध्यान समझिए। लिखा है किसी X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी के लिए किया जाता है। जी हाँ, समझिएगा ध्यान से, कोई एक X तत्व है उसका प्रयोग जो है वो सफ़ेदी के लिए किया जाता है। और पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि भाई जो पदार्थ है S का नाम तथा सूत्र, इसका सूत्र लिखिए। और दूसरा दिया उसी में दिया गया है, जो पहला प्रश्न है वो पहले प्रश्न में S की जल के साथ अपक्रिया कराने पर क्या होगा। तो पहला प्रश्न जो है उसे ध्यान समझिएगा। भाई कहने का मतलब इसका है
कि जो एक्स का नाम तथा सूत्र बताइए। पहले नंबर की बात यह आती है भाई, सफ़ेदी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान समझिएगा भाई, हम जब मार्केट से लेकर आते हैं सफ़ेदी करने के लिए चूना जो लेकर आते हैं उसका फॉर्मूला होता है CaO, सूखे चूने का फॉर्मूला होता है CaO। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ रहे होंगे कि भाई जो पहला प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा होगा जिसका सूत्र हो गया CaO, तो पहले प्रश्न का जो आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, सेकंड जो हमारा कह रहा है वो ये कह रहा है भाई कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो सेकंड हम लोगों का कह रहा है वो ध्यान समझिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, CaO जिसे कहा जाता है। जल के जब लिखा है जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करने पर बुझे हुए चूने में निर्मित हो जाता है। ठीक है, उष्मा भी रिलीज होती है उसमें से। तो क्या होता है कि जब भी आपने देखा भी होगा घर में, जब भाई क्या होता है कि जब बाल्टी में हम चूने को डालते हैं, ठीक है, जैसे ही चूने को डाल दिया उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे उसमें से वेपर निकलने लगते हैं, वेपर निकलने लगता है और ये धीरे धीरे रिएक्शन करके CaOH का होल्टवाइज बनाता है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें से उष्मा भी निकलती है, लेकिन उष्मा की यहाँ बात नहीं की गई है, यहाँ उष्मा भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है, क्योंकि आप बाल्टी को जब टच करके देखेंगे तो बहुत तेज गर्म हो जाती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो पहला प्रश्न हम आशा कर रहे हैं समझ में। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रश्न दूसरा देखिए, हम ध्यान से बताएं आपको, पेज संख्या 11 का प्रश्न जो है क्रियाकलाप 1.7। जी हाँ, आप अगर जो प्रश्न देख रहे होंगे और अगर जो आप अपना अध्याय खोल के बैठे होंगे तो वहाँ आपको जो क्रियाकलाप 1.7 मिल रहा होगा उसे ध्यान से समझें। में लिखा हुआ है पर परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने आप में ये भी बनता है भाई। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जो प्रश्न का आंसर वो ध्यान से समझिए भाई। आंसर ये है कि जल के विद्युत अपघटन के दौरान, मतलब जल का जब विद्युत अपघटन होता है जो कि यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो विद्युत अपघटन होता है, विद्युत थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपको फिगर में शायद आसानी से दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ विद्युत अपघटन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, पानी मतलब H2O में दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक परख नली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरे परख नली में जाता है, इसलिए एक परख नली में एकत्रित गैस हाइड्रोजन की मात्रा दूसरे में एकत्रित की गई गैस ऑक्सीजन की मात्रा का दोगुनी होती है। जी हाँ, आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन से आप समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो देख रहे होंगे H2O जो जल के मॉलिक्यूल से जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर मिलता है H2O और हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिला है, दोनों को ध्यान से समझिए। ठीक है, जो ऑक्सीजन का जो भार है, ऑक्सीजन की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको 2 मिल रही होगी। ठीक है, तो दूसरे में एकत्रित ऑक्सीजन की जो वैल्यू मात्रा है वो दोगुनी है, मतलब हाइड्रोजन की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू की दोगुनी होती है। ऐसा क्यों कारण, क्योंकि वेट इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको मिला होगा, यहाँ फिगर से भी आप आसानी के साथ इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो फाइनली शायद ये क्वेश्चन जो है आपने समझ लिया होगा। 15वां का प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या है, लिखा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और इनका आंसर उन्हें नहीं मिलता। मैं आपको पूरा आंसर दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। लिखा हुआ जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहे जो है जो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। जी हाँ, आपको क्रियाशीलता का एक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया था, इससे पहले उष्मा छेपी उष्मा शोषी क्रिया आपने नहीं पढ़ी है तो वहाँ से जाकर पढ़ें, आप समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो क्रियाशीलता का क्रम है वो क्या होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल तो वहाँ मैं आपको इस चीज़ को बताऊंगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए भाई, जो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर का विस्थापन कर देते हैं और लोहे का सल्फेट बना लेते हैं, जिससे कि जो रंग में हरा आ जाता है, मतलब इनका जो रंग है वो हरे रंग का हो जाता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। आप इक्वेशन के बारे में समझते हैं भाई, कुछ भी कर दीजिए, अगर जो आप इक्वेशन नहीं दे रहे हैं तो आपको नंबर एग्जामिनर नहीं देने वाला। तो ध्यान से समझिए भाई, इक्वेशन देना मतलब समीकरण देना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है, मतलब CuSO4 का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। लोहा जो होता है Fe जो होगा, ये दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे। भाई देखिए, ये जो Fe है इससे कॉपर की तुलना में Fe ज़्यादा क्रियाशील है, तो Fe कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो वहाँ से वो उसको हटाएगा, जैसे ही उसको हटाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाए। तो यहाँ अभी इसका विलयन का रंग था नीला, लेकिन अब कैसा हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है नीला, जब इसको रिप्लेस कर देगा तो हरा रंग का हो जाएगा और Cu कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये हमारा एक प्रश्न आपको मिला। ठीक है, सेकंड प्रश्न पे आते हैं। तो फाइनली जो प्रश्न संख्या जो पेज संख्या 15 का जो दूसरा प्रश्न है उसे ध्यान समझिए भाई। क्रियाकलाप की जब भी मैं बात करूं तो भाई
आप क्या करो कि किताब लेकर बैठो, किताब को ध्यान से देखो। तो क्रियाकलाप 10.1.10 मतलब 10 में भिन्न भिन्न जो द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण दिया गया, ध्यान समझिएगा। द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण कहने का मतलब क्या है भाई, उसमें दिया है सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस अपक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान होता है, दो नए यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इसलिए यह जो है द्विविस्थापन अपक्रिया। जी हाँ, आप यहाँ ध्यान समझिए, आपको यहाँ मैं क्वेश्चन देकर बताता हूँ भाई, ध्यान से समझिएगा। सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2। तो यहाँ दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं भाई, कैल्शियम इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो NaCl यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, NaCl को लेकर चला जाएगा तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड मिलेगा, और जो यहाँ पर Ca है इसके साथ चला जाएगा। तो दोनों क्या होता है, ये इसको रिप्लेस करता है, ये इसको रिप्लेस करता है, तो यहाँ पर रिप्लेसिंग दोनों तरफ से हो रही है ना, तो दोनों आपस में आयन एक्सचेंज कर लेते हैं भाई। आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया भाई, आयनों का आदान प्रदान होता है। जब आयनों का आदान प्रदान हुआ तो द्विविस्थापन अपक्रिया का संभव होना एकदम निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पर आपने फाइनली इस प्रश्न को तो समझ ही लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली जो प्रश्न हमारा तीसरा है, जो लास्ट प्रश्न है, पेज संख्या जो 15 का लास्ट प्रश्न है, इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है जो आपके अध्याय में दिया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, निम्न अपक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानिए। अगर जो आपने उपचयित और अपचयित नहीं पढ़ा है, मतलब रिडक्शन आपने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट में रिडक्शन पढ़ें, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया गया, सोडियम दिया गया, Na दिया गया जो कि 4 दिया गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Na2O बना हुआ, यहाँ CuO दिया गया, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके Cu + H2 बना हुआ। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको मिल रहा है। अब यहाँ आपको क्या समझना भाई, उपचयित कौन है और अपचयित पदार्थ को पहचानिए, बस पहचान करनी है और कुछ नहीं करनी है। यहाँ मैंने आपको लिख कर के ही बता दिया कि भाई पहले में देखिए, सोडियम का उपचयन हो रहा है। ठीक है, उपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है और ऑक्सीजन उपचयित हो रहा है। ध्यान समझिएगा, ऐसी कोई बात नहीं, आप उपचयन और अपचयन जो है वो बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। भाई देखिएगा, यहाँ चार्ज का जब एक्सटेंशन होता है, चार्ज का परिवर्तन होगा, यहाँ इसके पास 0 चार्ज, यहाँ इसके पास +1 चार्ज। जब भी 0 से +1 होता है मतलब उस तत्व का क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जब मैंने बताया था कि भाई उसका तत्व बनना मतलब ऑक्सीडेशन होना, तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, तो यहाँ पर जब उसका ऑक्सीडेशन, जिस तत्व का ऑक्सीडेशन होता है वह एक उपचयन कहलाता है। ठीक है, वो अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है उपचयित करना। ठीक है, तो वह एक उपचायक हो गया। ठीक है, सेकंड जो हमारा है, ध्यान समझिएगा, जो सेकंड जो हमारा समीकरण मिल रहा है इस अभिक्रिया में, कॉपर ऑक्साइड जो कि CuO है, कॉपर Cu में अपचयित हो रहा है। ध्यान समझिएगा, Cu में अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन H2 उपचयित हो रहा है H2O में। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। हम आशा कर रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ और आपको इससे बहुत ही फायदे हुए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदे मिल सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।